Good morning. I'm very happy to be invited by HRLN to this consultation on prison legal aid. And I'm also very happy to be following my colleagues here in this panel, Dr. Murli, Mr. Kiran ji, Devashish and Subhashish. And I'm happy that Murli raised these two issues, particularly the preparedness of the legal aid system to absorb the demands. जो हम कल से आप लोग बात कर रहे हैं कि लीगल एड की क्या तैयारी होनी चाहिए, हमारी क्या समस्याएं हैं. डॉक्टर मुरली ने वो प्रिपेयरनेस वाला जो बात रखा है वो बहुत ही अहम है. और देवाशीष ने जो कसब का जजमेंट हमको कौन सी दायरे पर अभी खड़ा किया है और वो कितना बड़ा चैलेंज है आज हमारे हम जैसे ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस और सिविल सोसाइटी ग्रुप्स के लिए. आई वुड लाइक टू एड्रेस दीज टू थिंग्स थ्रू व्हाट आई एम गोइंग टू से नाउ. आई फील देवाशीष ने जो जूरिस्प्रूडेंस का जो अभी हमारे आगे उन्होंने रखा, ये एस्टैब्लिश करना बहुत जरूरी है कि राइट टू लीगल एड is definitely there at the time of first production, but it does not undo our right prior to it and our right particularly at the time of arrest. और ये अगर हम लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट को ही देखें जहाँ पे फ्री लीगल एड फॉर पर्सन्स इन कस्टडी लिखा है, उसी में ही है कि पर्सन्स इन कस्टडी हम ऐसे ना देखें कि सिर्फ वो जहाँ जुडिशियल कस्टडी से शुरू हो रहा है. और ये नहीं हो, अगर हम उसको आर्टिकल 21 के साथ देखें तो आर्टिकल 21 की जो रिक्वायरमेंट्स है कि एक अपॉर्चुनिटी जितना जल्दी हम दे सकें. कोई भी अगर गलती हुआ है किसी आदमी को अननेसेसरीली या इलीगली डिटेन करने में, तो वो रेक्टिफाई हो पाए. तो वो रेक्टिफिकेशन कैसे होगा अगर जो इंटरवेंशन जो कर सकता है जो व्यक्ति वो वही मौजूद नहीं है. तो वो व्यक्ति अगर हम कहें कि वो पुलिस स्टेशन में वो ड्यूटी काउंसिल या सॉलिसिटर या लीगल एड लॉयर जिसको हम कहते हैं, वो मौजूद रहना कितना सिग्निफिकेंट है. और मेरे हिसाब से ये लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट जिस इवन इफ डॉक्टर मुरली ने कहा कि लीगल सर्विसेज अथॉरिटी तैयार नहीं है, उसका प्रिपेयरनेस बहुत ही पुअर है. वो हम लोग जो सब ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं या डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे या स्टेट के लेवल पे, ये हम यार एडवोकेसी करते हैं विद नालसा या इस तरह से, हमको लगता है कि मालूम है कि कितनी क्या उनकी अच्छाइयाँ क्या है और कमजोरी क्या है. फिर भी ये भी है कि उन्होंने कुछ स्कीम्स और तैयारी बनाई है, लेकिन ये जो तैयारी है उनकी पुलिस स्टेशन के लेवल पे शायद ये हम सबको मालूम भी नहीं है कि उसको हम जाके उस पर हम अपना दबाव बनाए और वो कैसे अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट हो पाए. वो हम हमारी तरफ से सिविल सोसाइटी ग्रुप्स और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से वो बंदोबस्त नहीं है. आई वुड लाइक टू से कि यहाँ पे CHRI ने कुछ जानने के प्रयास की इस दिशा में कि स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के अलग अलग स्टेट्स में उन्होंने क्या तैयारी किया है कि पुलिस स्टेशन में लीगल एड लॉयर्स अपॉइंट हो और वो उनका मैंडेट इस तरह से हो कि वो कस्टोडियल जल्दी से जल्दी वो रिप्रेजेंटेशन दे पाए, वो एडवाइस दे पाए या वो असिस्ट कर पाए और प्रिवेंट कर पाए कि कोई कस्टोडियल वायलेंस जैसा कोई चीज न हो, या सही समय पर व्यक्ति का प्रोडक्शन हो कोर्ट में. ये जानने के लिए हमने RTI फाइल किए थे सारे स्टेट्स में, सारे स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बॉडीज में.
और ये शेयर करना चाहूंगी यहाँ पे कि 5 ऐसे स्टेट्स हैं हमारे देश में जहाँ पे duty councils there is a scheme for duty councils in police stations and they are schemes of the State Legal Services Authority. ये कोई बाहर का नहीं है, ये हमारी homegrown state level schemes हैं. देखने के बाद तो ये है जरूर कि ये कैसे काम कर रहे हैं. और ये जो states हैं ये असम है, गुजरात है, केरला है, पंजाब और हरियाणा भी है इसमें. इनफैक्ट असम के असम में सारे डिस्ट्रिक्ट्स में पुलिस स्टेशन, सारे डिस्ट्रिक्ट्स के पुलिस स्टेशंस में लीगल एड लॉयर्स अपॉइंट हुए हैं और लगभग 120 काउंसिल्स है फिलहाल अभी. लेकिन वो क्या कर रहे हैं, कौन सी गाइडलाइंस के हिसाब से वो ऑपरेट कर रहे हैं, ये जानने की काफी जरूरत है. बाकी स्टेट्स के लिए क्या सीख सकते हैं जहां पर ये मॉडल्स अवेलेबल हैं. हरियाणा में वैसे ही 11 out of 12 districts have a system for legal aid lawyers in police stations. पंजाब में भी एक डिस्ट्रिक्ट में है, केरला में 6 डिस्ट्रिक्ट्स में है. और ये भी कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने स्कीम्स बनाई हैं. स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी उनके कुछ स्कीम्स बनाए हैं जैसे कि महाराष्ट्र, लेकिन उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, अपॉइंट नहीं किए हैं. और ये भी सवाल है कि क्या इरादा भी है कि नहीं अपॉइंट करने के लिए. These are intervention points for civil society groups or human rights organization like ours कि हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं जहाँ पे या तो मैंडेट ऑलरेडी है, मैंडेट इज एक्सप्लिसिट, रूल्स बने हुए हैं, या स्कीम्स हैं और रूल्स बने हुए हैं. सो ये एक एरिया है जो मैं हाईलाइट करना चाहती थी कि हमारे कुछ स्टेट्स में ऑलरेडी पुलिस स्टेशंस में लॉयर्स मौजूद हैं. दूसरा चीज पर जो आपके नजर में लाना चाहूंगी वो है कि जो न्यू सेफगार्ड्स आए हैं 2008 अमेंडमेंट के बाद, सीआरपीसी में अमेंडमेंट के बाद, जो आपका 41B, 41C, 41D है, जिसमें इस तरह के सेफगार्ड्स रखे हैं अगेंस्ट अरेस्ट, जो पुलिस पर जिसको एक ड्यूटी बनता है पुलिस को कि वो कौन सी प्रोसीजर्स से वो अरेस्ट करे. 41B particularly talks about your arrest memo. जब भी कोई व्यक्ति को अरेस्ट करता है पुलिस तो उनको एक अरेस्ट मेमो प्रिपेयर करना होगा जहाँ पे डेट एंड टाइम ऑफ अरेस्ट और कितने समय में फिर उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं और वो उसके फैमिली को बता रहे हैं कि नहीं, कौन सा विटनेस है जो ये बता सकता है कि कितने समय पर वो अरेस्ट हुआ है. दैट इज अ वेरी वेरी क्रूशियल डॉक्यूमेंट जिस पर हम जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है हमारा नजर वहाँ पे जाना चाहिए कि ये जो नए सेफगार्ड्स बने हैं उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करने का सोचें, उसको पुलिस पर अकाउंटेबिलिटी हम कैसे लाएं. और लीगल एड इंटरवेंशन अगर हम पुलिस स्टेशंस में देख रहे हैं तो वहाँ पे लीगल एड लॉयर्स को हम क्या लीगल एड लॉयर्स से हम क्या मैंडेट एक्सपेक्ट करेंगे. तो जैसे कि 41B हुआ वैसे ही 41C, I'll just take 1 minute
स्टेशंस में, इससे बहुत ही बड़ा एविडेंस बन सकता है जो PIL के रूप में जाके दबाव और चेंज ला सकता है इंस्टीट्यूशंस में, जुडिशरी का अटेंशन आ सकता है ऑन रिमांडिंग प्रैक्टिसेस, वो भी कैसे सेक्शन 167 को इस्तेमाल करते हैं. I'll stop here. और जो ये issues I would really like to take into the recommendation section. Thank you.